नमस्कार नमस्कार, क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। हाय बच्चा बाड़ी, और आज हम करने वाले हैं बेटा स्टार्ट लास्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज बेटा हमारा जो टारगेट है बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है, एंड ईमानदारी से मैं आपको बताऊं काफी कुछ आज हम ऐसा पढ़ने वाले हैं बेटा जो एनसीईआरटी का ही कंटेंट, मैं इसीलिए ना कुछ टॉपिक्स के लिए बिल्कुल एनसीईआरटी के ही बेटा कंटेंट को लेके आई हूँ। बहुत ज्यादा पोथियां नहीं बनानी है, बट उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हमें लिखने हैं एनसीईआरटी से ही वो मैं आपको बताऊंगी। एक बेटा हमारे लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का, ऑटो रेडियोग्राफी वाला एक टॉपिक बचा हुआ था वो, प्लस बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए जाते हैं, उनके क्या बेटा एडवांटेजेस है, क्या फायदे हैं, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, बायोपायरेसी क्या होती है, बायोपेटेंट क्या होता है, पीवाईक्यूज एंड कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे बेटा आज का टारगेट। लेकिन बेटा किसी भी चीज की शुरुआत तो किससे नहीं, किसके बिना नहीं हो सकती बेटा, समाप्ति एक्सप्रेस। तो बेटा चलाते हैं आपका और मेरा फेवरेट समाप्ति एक्सप्रेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेटा बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। बिल्कुल बेटा पेशेंस और शांति बनाए रखें, ठीक है, बिल्कुल शांति बनाए रखें, बिल्कुल भी बेटा घबराए ना इस वक्त, ठीक है, बिल्कुल आराम से जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उसी पीस ऑफ माइंड के साथ में बेटा बढ़ते चले जाइए आगे। कोई भी बेटा नेगेटिव थॉट्स, कोई भी नेगेटिव चीज बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। अपने आप से हर दिन बोलना है हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, हमने बहुत अच्छी तैयारी की है और अच्छा ही होगा। जबरदस्ती बेटा अपने मन में वो इमोशंस नहीं डालने हैं, इमोशंस क्या वो थॉट्स नहीं डालने हैं कि पेपर हमारे टाइम पे टफ आएगा, हमारे टाइम पे पेपर टफ आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो बस जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। इसी बात के साथ में बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं। और बेटा समाप्ति एक्सप्रेस में हमने लास्ट क्लास में जो भी चीजें पढ़ी थी एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा जीन थेरेपी पढ़ा था और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, ठीक है। अरे यार है ना मेरे पास एनसीईआरटी की रीडिंग, हाँ है, मुझे लगा कि मैं वो ऑटो रेडियोग्राफी और एलाइजा वाली एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लेके आई हूँ, बट मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो हमने बेटा क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मैम देखो जीन थेरेपी का मतलब था इनकरेक्ट जीन या डिफेक्टिव जीन को सही जीन से रिप्लेस कर देना, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट जीन से रिप्लेस कर देना जीन थेरेपी कहलाता है। और पहली बारी बेटा जो है जीन थेरेपी किया गया था 1990 में एक 4 साल की बच्ची के लिए किया गया था हु वाज सफरिंग फ्रॉम स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। स्किड में क्या होता है बेटा, स्किड में क्या होता है मैम, एडीए जीन जो होती है उसमें प्रॉब्लम है, एडीए जीन में डिफेक्ट है। बेसिकली जिस जीन को तुम रिप्लेस कर रहे होते हो, एडीए जीन क्या बनाती है मैम, एडीए बनाती है, एडीए बनाती है मैम, एडीए जीन से एडीए बनता है। एडीए क्या होता है, एडिनोसिन डी अमाइनेज, जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे एडीए जो होता है वो आपके लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट कराता है। जब तक आपकी लिम्फोसाइट्स आपके इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो आर्मी है आपके इम्यून सिस्टम की, वो नहीं होगा तो आप इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाओगे। जैसे बेटा स्किड के केस में बच्चा सफर कर रहा होता है, हम स्किड के केस में ये भी बोलते हैं कि बंदा अगर एडीए डेफिशिएंट है बेटा तो आप उसको बहुत सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट से उसकी बेटा सहायता कर सकते हो। जैसे कि मैम उसके लिए आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दो, एंजाइम्स के इंजेक्शंस दे दो। बट ऑफ कोर्स एंजाइम के इंजेक्शंस देना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्यों मैम, क्योंकि एंजाइम के इंजेक्शंस मैम रेगुलर बेसिस पर उसको आपको देने पड़ेंगे। एक बार एंजाइम का इंजेक्शन दिया परमानेंट सोल्यूशन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं बेटा आप बोन मैरो के ऑफ कोर्स डोनर मैच करते हैं, मैचिंग डोनर से आप कुछ सेल्स को रिप्लेस करते हैं बेटा एक पेशेंट के लिए। बट अगेन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का पर्पज ये होता है कि मैम लिम्फोसाइट्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स में ये जीन होती है। और लिम्फोसाइट्स में बनते कहां से हैं, सारे जो ब्लड सेल्स है मैम उनका सोर्स ही होता है कहीं ना कहीं फ्रॉम बोन मैरो। तो मैम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, अगेन दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। जीन थेरेपी बेटा कर सकते हैं, वो भी एडल्ट्स में परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस बेटा वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाए। अब बेटा जब आप जीन थेरेपी करते हैं तो जीन थेरेपी में बेसिकली किया क्या जाता है,
डिफेक्टिव जीन को करेक्ट सेट ऑफ जीन से आप रिप्लेस कर रहे हो, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट सेट ऑफ जीन से रिप्लेस कर रहे हो जीन थेरेपी में। और आप बेटा इसमें क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनमें जीन में प्रॉब्लम है बेटा, आप डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स को बॉडी के बाहर लेके आते हो, बॉडी के बाहर लेके आने के बाद इससे डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स को आप बेटा कल्चर कर रहे होते हो। इनको बॉडी के बाहर आउटसाइड द बॉडी बेटा इन्हें कल्चर किया जाता है, इन लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। इन लिम्फोसाइट्स को बॉडी के बाहर कल्चर किया जाता है और फिर बेटा आप रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं एज अ वेक्टर। आप रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं एज अ वेक्टर क्योंकि आप एनिमल सेल में बेटा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रेट्रोवायरसेस की मैम प्रॉब्लम ये है कि इनका जेनेटिक मटेरियल भी रेट्रो है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। अब आप मैम आरएनए के साथ में एडीए का जीन यानी कि डीएनए तो नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करते हैं ना मैम, एडीए का जो डीएनए था ना मैम, हम उसे बनाते हैं ऑफ कोर्स लैब में। एडीए के डीएनए से मैम हम क्या करते हैं ना, खुद ही उससे एडीए के डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। आरएनए को हम क्या कर सकते हैं मैम, एडीए के आरएनए को हम इस वायरस के साथ में लिंक कर सकते हैं, क्योंकि वायरस का जेनेटिक मटेरियल और इसका इस जो हमने आरएनए बनाया है इनको आपस में लिंक किया जा सकता है। वायरसेस के पास बेटा खुद होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वायरसेस के पास खुद होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटा। आपके आरएनए से वो बेटा एडीए का डीएनए बना सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, और ये जो बेटा बनता है ना, ये जो डीएनए बनता है इसे बोला जाता है सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जो आपके आरएनए से बना डीएनए वो होता है एडीए का सीडीएनए, जो हम रेट्रोवायरसेस की मदद से सेल्स में डालते हैं। बट अगेन इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि लिम्फोसाइट्स कोई ऐसे सेल्स थोड़ी हैं जो अमर सेल्स हैं, दे आर बेटा नॉट मतलब अमर, ऑफ कोर्स दीज सेल्स आर मॉर्टल, इनकी भी डेथ होने वाली है ना। तो बिकॉज दीज सेल्स आर मॉर्टल, इनकी डेथ होगी। एनसीईआरटी कहती है दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। नॉट इमॉर्टल का मतलब, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। ऐसा नहीं है कि ये सेल्स इमॉर्टल हैं कि कभी मरेंगे ही नहीं। तो मैम क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन फिक्स होती है, अगेन एंड अगेन आपको मैम ये वाला प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स देने पड़ेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि बेटा स्टेम सेल स्टेज होती है, सेल्स अभी भी डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं। जब आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो आगे जाके जब सेल्स डिफरेंशिएट करेंगी तो हर एक सेल के पास करेक्ट जीन पहुंच जाएगा, तभी वो परमानेंट सोल्यूशन होगा। फिर हमने बोला मैम पहले के टाइम पे कन्वेंशनल जो टेक्निक्स होती थी मैम डायग्नोस करने की बॉडी में अगर कोई आपको बीमारी है या नहीं है, जिसमें हम सीरम एनालिसिस करते थे, यूरिन एनालिसिस करते थे, तो दोज काइंड ऑफ प्रोसेसेस वर बेटा वेरी मतलब बहुत अर्ली एनालिसिस आपको नहीं बताते थे। अनटिल एंड अनलेस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ जाए तब तक बेटा आपकी एनालिसिस नहीं हो पाती थी। स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन को डिटेक्ट करना उसमें पॉसिबल नहीं होता था। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक, आज की मॉडर्न डायग्नोसिस टेक्निक, जिसमें आप एलाइजा के बारे में पढ़ा, आपने पीसीआर के बारे में पढ़ा, आज आप पढ़ोगे बेटा ऑटो रेडियोग्राफी में, इसमें अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन भी पॉसिबल है। स्मॉल अमाउंट में पैथोजन होगा उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हो यूजिंग दीज मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है। आपने उसमें पढ़ा बेटा सबसे पहले पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि प्रोसेस क्या होता है। अगर बॉडी में कोई सस्पेक्टेड पैथोजन है, मैंने आपको पहली ही क्लास में मतलब लास्ट ही क्लास में बताया था कि अगर आपकी बॉडी में सस्पेक्टेड होता है ना बेटा कि कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में है, तो आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो डीएनए कैसा दिखता है, उसकी जीन सीक्वेंसिंग क्या है, आपको सब पता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन है। अगर ये बैक्टीरियल आपको प्रॉब्लम है तो उसका मैम पैथोजन की शक्ल सूरत ऐसी दिखनी चाहिए, ये वाला पैथोजन है तो उसकी शक्ल सूरत कैसी दिखनी चाहिए, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। जब आप पीसीआर चलाते हो ना बेटा, आपकी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में पैथोजन है, आप उसको एम्पलीफाई करके देख सकते हो, आप एम्पलीफाई करने का ट्राई कर सकते हो। कैसे? आप बेटा जानते हो कि पीसीआर वाले टेक्निक में एक जगह पे आप प्राइमर्स का यूज करते हो ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्म करे, जिस भी आप न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए को आप एम्पलीफाई करना चाह रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग आप प्राइमर्स बनाते हो। अब बेटा आपको पता है कि यार अगर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कोई भी एक्स पैथोजन का आपको इन्फेक्शन है, मैम उसकी सीक्वेंसिंग एक पर्टिकुलर एटीजीसी सीक्वेंसिंग या जो भी बेटा मैं बता रही हूँ एक लंबी सीक्वेंसिंग आपको पता है, तो आप इसके लिए जो प्राइमर बनाओगे वो इससे मैच करता हुआ प्राइमर बनाओगे, है ना। जब आप कह रहे हो कि आप उससे मैच करता हुआ प्राइमर बनाओगे जो पीसीआर में आप डालोगे, अगर पैथोजन होगा तभी वो प्राइमर जाके बेटा बाइंड करेगा और तभी आपकी बेटा जीन एम्प्लीफिकेशन हो पाएगी। अगर पैथोजन था ही नहीं,
अगर पैथोजन था ही नहीं तो जीन एम्प्लीफिकेशन ही नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा आप बेटा जीन म्यूटेशंस इन केस ऑफ कैंसर जो होता है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हो। ऐसा बेटा आपने ये, और आपको मैं आज पढ़ाऊंगी ऑटो रेडियोग्राफी भी बेटा यूज होती है। जीन अगर म्यूटेशंस है ना, म्यूटेशंस को पता करने में ऑटो रेडियोग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पीसीआर के एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि एक तो एचआईवी के लिए बेटा आप डिटेक्शन कर सकते हो, प्लस आप इन केस ऑफ द कैंसर पेशेंट म्यूटेशंस के केस में भी आप ऐसा कर सकते हो पीसीआर का यूज। एलाइजा को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आज एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको कराऊंगी। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में अलग अलग तरीके के एलाइजा परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे जो मोटी मोटी बात है एलाइजा की यार, उसमें एंटीजन को भी ब्लड में डिटेक्ट किया जा सकता है, एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर बेटा किसी की बॉडी के अंदर पैथोजन घुसा है तो या तो उसके एंटीजन को डिटेक्ट कर लो कि भैया ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इस एंटीजन के लिए तुम्हारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, या तो एंटीजन की प्रेजेंस डिटेक्ट कर लो। अगर एंटीजन पकड़ में नहीं आता है तो जब बॉडी में कोई एंटीजन जाता है ना तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी भी एंटीबॉडीज बनाती है। अगर वो एंटीबॉडीज बनी है आपकी बॉडी में, डेफिनेटली वो पैथोजन की एंट्री हुई होगी, तभी वो एंटीबॉडीज बनी है, तो उन एंटीबॉडीज को टेस्ट कर लो, जिसका मैंने बेटा तुम्हें एक टेक्निक बताया था, बट मैं वो इसीलिए रिवाइज नहीं करा रही हूँ बिकॉज वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। मैंने तुमसे कहा था एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। आज बेटा हम तीसरी और आखिरी टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की दी हुई है, जिसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। इसे भी बेटा मेरे को एक डायग्राम की मदद से तुम्हें समझाना है, तो मैं बेटा लेफ्ट साइड में ना इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो लिखूंगी, और राइट साइड में मैं उससे रिलेटेड जितनी भी डायग्राम से मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है वो मैं राइट साइड में करूंगी, ठीक है। तो ऑटो रेडियोग्राफी में हम कह रहे हैं एनी म्यूटेशंस इन द जीन, एनी म्यूटेशंस इन द जीन can be detected using this technique, using this technique, ठीक है। Any gene mutations can be detected. Next बेटा here मैं पहले कहानी पूरी लिख दे रही हूं। A single stranded DNA or RNA which is radio labeled, which is radio labeled, radioactive कुछ आप एलिमेंट उसके साथ में जोड़ते हैं, रेडियो लेबल्ड, जिसको आप क्या बुलाते हैं, कॉल्ड एज प्रोब। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्रोब के बारे में पूछते हैं। इज अलाउड टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री, is allowed to form complementary bond with the gene suspected to be mutated, suspected to be mutated if complementary bonds या complementary binding happens, if complementary binding happens and X-rays passed through them, it appears on the photographic film
which indicates that the gene is normal. ये पूरी कहानी बेटा यही है। अभी मैं आपको ये डायग्राम से समझाऊंगी। देखो वाई डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ये कहानी वही है। ये पूरा जो मैं डायग्राम में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, कहानी पूरी बेटा वही लिखी है। कहानी बेटा पूरी वही लिखी है। बेटा अगर आप सिर्फ इसको रीड करेंगे आपको बेटा आधी चीजें समझ ही नहीं आएगी कि किया क्या। ऑटो रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी हम क्यों कह रहे हैं, आप एक्सरेज का यूज करेंगे और फिर बेटा आप डिटेक्ट कर रहे हैं कुछ, है ना। रेडियो लेबल आप कुछ कर रहे हैं, जीन को आप देखेंगे अभी कर क्या रहे हैं, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जीन में म्यूटेशन है या नहीं। आप क्या पता कर रहे हैं कि बंदे के जीन में कोई म्यूटेशन तो नहीं है, है ना। अगर म्यूटेशंस है तो आप उसको ऑटो रेडियोग्राफी से पता कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही बेसिक बेटा हाइपोथेटिकल एग्जाम, हाइपोथेटिकल का मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हाइपोथेटिकल का क्या मतलब है। मतलब बेटा हाइपोथेटिकल का मतलब एवे ही वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाइपोथेटिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं कोई कमेंट्स में बता देना। एवे ही वाला का मतलब है कि एवे, रियल नहीं है, रियल एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मन घड़ंत एग्जाम्पल। सपोज बेटा एक पर्टिकुलर कोई जीन है, मैं जानना चाह रही हूं इसमें म्यूटेशन तो नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूं ATGC, ये मैं मान के चल रही हूं कि भैया ये ना नॉर्मल जीन की सीक्वेंसिंग होनी चाहिए थी। ATGC जो है ना मैम, ये नॉर्मल जीन होना चाहिए था, है ना। लेकिन हम सस्पेक्ट करें कहीं इसमें म्यूटेशन तो नहीं हुई। अगर म्यूटेशन है तो कैसे पता चल सकता है कि म्यूटेशन है। अब आप यहाँ पे मेरे इस डायग्राम को देखो, मैं मान के चल रही हूँ अगर ये जीन म्यूटेट हो गई तो मैंने इसका एक बेटा बेस चेंज कर दिया, ATGC की जगह ना AGC कर दिया। मान के चलो मैं अपने मन से मैं कह रही हूँ म्यूटेशन है और मैंने म्यूटेशन को कुछ इस तरीके से शो किया हुआ है। मैं कह रही हूँ कि यार ये तो तुम्हारी नॉर्मल जीन है जिसकी सीक्वेंसिंग ये थी। हमें पता है कि नॉर्मल जीन सीक्वेंसिंग क्या है, हमें ये नहीं पता कि म्यूटेशन के वक्त में क्या कंडीशन है। हमें नॉर्मल जीन की सिचुएशन पता है कि नॉर्मल डीएनए हमारा, नॉर्मल जीन हमारा ऐसा दिखना चाहिए। ये तो क्या है म्यूटेटेड, पर हमें पता नहीं है कि म्यूटेटेड बेटा है तो कैसा है, म्यूटेशन हुई तो क्या चेंज हुआ। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको पता कर रहे हैं ऑटो रेडियोग्राफी में, जहां बेटा हमें एक प्रोब का इस्तेमाल करना होता है। प्रोब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अकॉर्डिंगली आप जो परफॉर्म करें उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हो, बट शर्त यह है कि ये रेडियो लेबल्ड होता है। आप इसको रेडियो लेबल करके ही यूज करते हो। तो आपने एक प्रोब का बेटा यूज किया। अब यहां पे मैं यूज कर रही हूं एक प्रोब। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने मैम एक प्रोब का इस्तेमाल किया। अब मैंने प्रोब जो है, जो रेडियो लेबल कर दिया मैंने तो प्रोब बेटा ऐसा ही यूज किया होगा ना जो जाके इसके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करे। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी और सी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी। मैंने बेटा एक ऐसा प्रोब बनाया होगा ना जो आपके नॉर्मल जीन से कॉम्प्लीमेंट करे, तभी तो मैं पता कर पाऊंगी ना कि वो बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग तो बेटा मैं पता कर पाऊंगी कि कहीं डीएनए में म्यूटेशन है या नहीं। आपने जो ये बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए जो भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो, जो रेडियो लेबल करते हो, ये आप ऐसा बनाते हो जो कि आपके नॉर्मल जीन को कॉम्प्लीमेंट करे। या आप ऐसा बनाते हो बेटा कि जो आपके नॉर्मल डीएनए को कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि आपको अपने नॉर्मल बेटा डीएनए की, नॉर्मल जीन की कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन, आपको अपने नॉर्मल जीन की तो सीक्वेंसिंग पता ही है ना बेटा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब तो आप बेटा आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हो। आपने अपने नॉर्मल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री मैम एक प्रोब बनाया जो आपने रेडियो लेबल कर दिया। अब आप इसको अलाउ करते हो कि ये जाके जिस भी डीएनए को बेटा आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसमें म्यूटेशंस हैं, जिसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क डाउट है कि कहीं इसमें कोई म्यूटेशंस तो नहीं है, आप इस बेटा प्रोब को अलाउ करते हो कि भैया तू जाके कॉम्प्लीमेंट बनाए। अब बेटा दो कंडीशन हो सकती है ना। एक कंडीशन है मैम कि वो अगर नॉर्मल जीन है तुम्हारा, अगर नॉर्मल जीन था तुम्हारा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटा ये जो है तुम्हारा प्रोब, ये जाके इससे बाइंड करेगा, कर जाएगा ना, कॉम्प्लीमेंट है इसके GCAT। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बना देगा, बिल्कुल सही। लेकिन बेटा अगर इसी को मैं अलाउ करती कि भैया तो अपने म्यूटेटेड, मतलब अगर जीन में म्यूटेशन होती, तो क्या आपका ये जो प्रोब आपने यूज किया था, क्या ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड बनाता, बॉन्डिंग बनाता? आप मुझे खुद बताओ ना। अगर जीन में म्यूटेशन हो गई होती
तो जो प्रोब तुमने कंस्ट्रक्ट किया था, क्या ये प्रोब आपके म्यूटेटेड जीन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता? क्या ये कभी भी म्यूटेटेड जीन से जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करता? कभी नहीं करता ना बेटा। जीन अगर नॉर्मल है तभी जाके मैम ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर पाएगा। अगर जीन म्यूटेटेड है तो म्यूटेटेड के साथ में ये भाई साहब कैसे बाइंडिंग करेंगे? इसके तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं ना। यानी कि मैम जब मैं इसे म्यूटेटेड के साथ में अलाउ करती हूं बाइंडिंग करने के लिए, तो इट डज नॉट बाइंड, इट डज नॉट कॉम्प्लीमेंट। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कभी होगी ही नहीं। डज नॉट कॉम्प्लीमेंट, यहां पे बेटा कॉम्प्लीमेंट करेगा। जब आप इस तरीके की बेटा बाइंडिंग को अलाउ करते हो और आप देखते हो कि वो बाइंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, आपको नहीं पता। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद, देखो पहले तो ये रीड करो, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए विच इज बेटा रेडियो लेबल्ड, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रोब। वी अलाउ बेटा दैट प्रोब to form complementary bond with the gene suspected to be mutated। आपको नहीं पता म्यूटेटेड है या नहीं है, जिसको सस्पेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है इसमें म्यूटेशन हो, आप उसके साथ में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग करवाने की कोशिश करते हो। अगर मैंने आपको ऊपर वाला केस बता दिया, नॉर्मल जीन है तो बाइंडिंग हो जाएगी, अगर नॉर्मल जीन नहीं है तो मैम बाइंडिंग नहीं होगी। इसके बाद बेटा आप इनमें से एक्सरेज पास करते हो, और अगर बेटा चमक गया, अगर चमक गया फोटोग्राफिक फिल्म में एक्सरेज पास करने के बाद ये अपीयर हो गया, अपीयर तभी होगा जब बेटा ये बाइंडिंग हुई होगी। अगर ये बाइंडिंग हुई होगी, इसमें से एक्सरेज पास करोगे, तभी ये आपको ऑटो रेडियोग्राफी में, आपको एक्सरेज पास करने पर फोटोग्राफिक फिल्म में ये अपीयर होते हुए दिखेगा। अगर ये अपीयर हो रहा है तो ये नॉर्मल जीन है, इसकी बाइंडिंग हुई, आपने जो प्रोब इस्तेमाल किया उसकी बाइंडिंग हुई बेटा। अगर बेटा कॉम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि जीन म्यूटेटेड था, इट विल नॉट अपीयर, इट डज नॉट अपीयर even after passing X-rays, it does not appear on photographic film। यानी कि म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं करती है क्योंकि उसकी बाइंडिंग नहीं होती है, नॉर्मल जीन बेटा अपीयर करती है। यही इसका कंक्लूजन है। सवाल जब आता है तो यही सवाल पूछते हैं, कौन अपीयर करता है, कौन अपीयर नहीं करता है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई बेटा? बहुत ही इजी कहानी थी, बहुत ही इजी कहानी थी यार, एकदम वही कहानी पढ़ रहे हैं आप। प्रो बेटा ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हो कि वो नॉर्मल जीन को कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि नॉर्मल जीन तो आपको पता है कि नॉर्मल जीन की शक्ल सूरत कैसी दिखती है, उसके कॉम्प्लीमेंट वाला तुम प्रो बना सकते हो बेटा, नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट वाला प्रो तुम बना सकते हो। अगर बाइंड कर गया तो यानी जीन मैम बिल्कुल नॉर्मल थी, बाइंडिंग नहीं हुई तो भैया शक है, म्यूटेटेड जीन है। डन डन डन। एक बार एनसीईआरटी की ये वाली रीडिंग कराऊं बेटा? ये देखो कितना छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है तीनों टेक्निक्स को समझाने के लिए, पीसीआर, एलाइजा एंड बेटा ऑटो रेडियोग्राफी। देखो, presence of a pathogen, bacteria, virus, etc. is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom। Obviously बेटा suspected, तो आपको डिस्कम्फर्ट जब आता है, आपको जब सिम्टम्स आते हैं, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो कि भैया यार, तभी बेटा एक्चुअल में ना उसकी क्या बोलते हैं, प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। एक्चुअल में प्रेजेंस, अब मैं आपको जब मलेरिया पढ़ाऊंगी बेटा, तो मलेरिया के केस में आप देखोगे आपको जब हाई फीवर आता है उस टाइम तक आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका होता है, हीमोजॉइन आपके ब्लड में बेटा प्लाज्मा में रिलीज होना चालू होता है। जब बेटा वो वाली सिचुएशन होती है ना, तब आपको सिम्टम्स आना चालू होते हैं, समझ रहे हो? तो यही बोला है कि प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड जब आपका सिम्टम्स आना चालू होता है। बाय दिस टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। However beta, however very low concentration of bacteria or virus at the time when the symptoms of the disease is not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। लेकिन मैम अगर किसी भी बैक्टीरिया पैथोजन जब उसकी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तब भी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई करके यूजिंग बेटा द पीसीआर।
कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए? ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे डिटेक्ट करता है बेटा, एम्प्लीफिकेशन आप करवाने की कोशिश करते हो। बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट था जो ऑटो रेडियोग्राफी में पढ़ा था, कि यहाँ पे भी जो आप सेट ऑफ प्राइमर्स यूज करते हो वो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करते हो उस बैक्टीरिया या पैथोजन के अगेंस्ट में। अगर बाइंडिंग होती है, एम्प्लीफिकेशन होती है तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा, एम्प्लीफिकेशन नहीं हुई तो आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन नहीं था, है ना। PCR is now routinely used to detect HIV in the suspected AIDS patient. It is beta also used to detect mutations in the gene of suspected cancer patients too. It is a powerful technique to identify many other genetic disorder. आगे देखो बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी। A single stranded DNA और RNA tagged with a radioactive molecule, जिसको प्रोब बोलते हैं, it is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells, followed by इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। हम एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए जिसको रेडियो लेबल किया हुआ है उसको अलाउ करते हैं कि वो जाके हाइब्रिडाइज करे, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्म करे। किसके साथ में बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्म करे जो भी डीएनए है जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो म्यूटेटेड है, फॉलोड बाई उसकी डिटेक्शन हमें करनी है, एक्सरेज पास करना है, फॉलोड बाई डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। The clone of cells having the mutated gene will not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene। बोला कि अगर म्यूटेटेड जीन है तो वो कभी भी आपको ऑटो रेडियोग्राफी में अपीयर नहीं होते हुए दिखेगी, क्योंकि जो आपकी बेटा म्यूटेटेड जीन होगी वो आपके प्रोब के साथ कभी कॉम्प्लीमेंट्री रही ही नहीं होगी। जब जीन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुई होगी तो ऑब्वियस सी बात है मैम वो कभी भी फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं हुई होगी। मेरी बात समझ रहे हो? यस, अगर जीन म्यूटेटेड है, प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा, एक्सरेज पास करने पर आपको अपीयरेंस नहीं दिखेगी। जीन नॉर्मल थी, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, एक्सरेज पास करो, अपीयर होगा फोटोग्राफिक फिल्म में। डन 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 डन। देखो एलाइजा में कितनी छोटी सी बात दी हुई है। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। आप एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हो, आप एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ एंटीजन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंटीजन प्रोटीन्स ही होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं या प्रोटीन शुगर का कॉम्बिनेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, उनका नेचर बताया हुआ है। हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बेटा जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम उसमें इस चीज को तो वैसे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बात समझ आ गई बेटा? अब देखो, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के पैराग्राफ है, ये मैं एज इट इज क्यों लेके आई हूं, क्योंकि इन्हीं में से बेटा कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो वापस से एनसीईआरटी रीड करो और यहाँ पे बेटा इसी चीज को वापस से मैं आपको कॉपी पेस्ट करके लिखवाऊं तो उससे आपका टाइम वेस्ट है, उससे कोई टाइम यूटिलाइजेशन नहीं है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी की ट्रांसजेनिक एनिमल से रिलेटेड जो पॉइंट्स दिए हुए उनके क्या एप्लीकेशन है बिल्कुल एनसीईआरटी वाला पार्ट लेके आई हूँ। इनमें से मैं आपको बता दूंगी बेटा कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कुछ डेटा इतने इंपॉर्टेंट है 100% वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। स्पेशली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या क्या बेटा आपके मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल से मिलते हैं। यहाँ बेटा बेसिकली हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हेडिंग क्या डालने वाले हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। होते क्या है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स? होते क्या है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जिनके जीन में मैनिपुलेशंस कर दी गई हो, जिसके जीन में मॉडिफिकेशंस कर दी गई हो, जीन से छेड़छाड़ कर दी, जीन में चेंजेस कर दिए, जीन में मैनिपुलेशंस कर दी, अपने हिसाब से उसमें बेटा चेंजेस कर दिए, ऐसे एनिमल्स को आप बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब आप सोचोगे कि मैम ऐसा क्यों करते हैं मैम, ये तो बहुत गलत है मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए मैम, हम एनिमल्स को बड़ा टॉर्चर करते हैं मैम। माइस, 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर बेटा माइस। हालांकि बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सिर्फ माइस ही नहीं होती, आप देखोगे बेटा आपकी काऊ भी है, आपकी शीप भी होती है, मंकी भी होते हैं, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। बट 95% बेटा, क्योंकि उनका ऑफकोर्स अगर आप उनकी बॉडी में उनके आप देखोगे उनके क्रोमोसोम को, तो ह्यूमन से बेटा काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो दैट इज द रीजन कि आप क्या करते हो, बहुत सारे ट्रांसजेनिक जो मॉडल्स होते हैं आज के डेट पे वो माइस के हैं बेटा। 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनके जीन में आपने मॉडिफिकेशंस कर दी है, दोज एग्जिस्टिंग मॉडल्स आर ऑफ माइस। ठीक है, अच्छा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब मैम ने क्या बताया कि एनिमल्स whose gene have been
मैनिपुलेटेड, whose gene have been manipulated। मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्यों करते हैं बेटा, ठीक है। 95% of the transgenic animals, 95% of the transgenic animals are mice। अब बच्चों के दिमाग में आता है बेटा, आप साइड में हो, मैं साइड में हो रही हूँ, आप लिख लो। बच्चे के दिमाग में आता है मैम ये तो बहुत गलत बात है मैम, मैम हमने ऐसे जीन में क्यों छेड़छाड़ की। जो मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी भी, ह्यूमन इमोशंस बेटा बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं एनिमल्स के साथ में, एथिकल इश्यूज आगे मैं बताऊंगी। बड़ी डिफिकल्टी है बेटा कि आप कितने बेटा लोगों के, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं कि यार ये गलत है, इमोशनल एस्पेक्ट्स लोग सोचते हैं कि ये गलत है। तो इसीलिए बेटा ना, और वैसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये हमारी प्रॉपर बेटा कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ये डिसाइड करती है कि भैया आप जीन में कितने मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। नहीं तो बेटा अपने हिसाब से बंदा कुछ भी करने लग जाएगा, है ना। अपने हिसाब से बंदा कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी मैनिपुलेशंस कर सकता है। तो एक कमिटी है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, GEAC का फुल फॉर्म भी पूछा गया है कि भैया आप कितने मैनिपुलेशंस कर सकते हो। आपने जो मैनिपुलेशंस किया, आपने जो मॉडिफिकेशन की, आपने जो भी चीज उससे करवाया, क्या वो ह्यूमंस के लिए फ्यूचर में मतलब सेफ है भी या नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो। क्यों बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, मन में क्वेश्चन आता है बेटा। बहुत सारे कारण हैं कि वाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जिसपे फिर आप भी अग्री करोगे कि हाँ यार अगर हम ऐसा ना करें, इमोशंस तो हमारे जुड़े हुए हैं, बट अगर हम ऐसा ना करें तो फिर इस चीज का ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका टिल डेट क्या ऑल्टरनेटिव है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे हम अब लिखने जा रहे हैं कि ऐसे जीन में मैनिपुलेशंस क्यों करते हैं, व्हाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर क्रिएटेड। ये मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ पैराग्राफ्स दिखा रही हूं, जिसमें से मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमें नोट डाउन करना है। व्हाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएटेड। नंबर 1 बेटा जो फैक्टर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आप किसी भी जीन की नॉर्मल स्टडी अगर करना चाहते हो, देखो नंबर 1, पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी नहीं करना। आप सबसे पहले बेटा यहां से यहां तक नोट करो। नंबर 1, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। आप सिर्फ पहला वाला लाइन लिखो, मैं आपको बता दे रही हूं इसमें से क्या क्या नोट डाउन करना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ द जीन्स आर रेगुलेटेड and how they affect the normal functions of the body, its development. For example, आप बस यहां तक लिखो, आप बस यहां तक लिखो, आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आपको किसी पर्टिकुलर जीन की स्टडी करनी है भाई। आज के डेट में आप बेटा जो ये ऑटो रेडियोग्राफी कर पा रहे थे, आप जो ये PCR कर पा रहे थे, क्यों कर पा रहे थे, आपके पास बेटा डिजाइंड प्रोब्स थे, आपके पास डिजाइंड प्राइमर्स है। आप आज के डेट में प्राइमर्स कैसे बना पा रहे हो, बिकॉज यू हैव द इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि जीन सीक्वेंसिंग क्या है, आपको इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती तो बेटा आप उसके अकॉर्डिंगली ना प्राइमर्स बना पाते, ना प्रोब्स बना पाते, बिकॉज यू हैड द इंफॉर्मेशन। तो वो चीज आपके लिए फीजिबल हो पाई। यहाँ पे वही चीज बोला हुआ है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर जीन की फंक्शनिंग देखनी है, जीन कैसे फंक्शन करता है, जीन कैसे रेगुलेट होता है, जीन आगे जाके कौन से प्रोटीन्स बनाता है, उस प्रोटीन का बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रोल है। अगर मैं कोई ऐसा फैक्टर बॉडी में, अगर मैं कोई ऐसा फैक्टर है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं, फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, अगर मेरे को पता करना है, इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मुझे एक फैक्टर की बेटा स्टडी करनी है, जो फैक्टर है मेरा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो फैक्टर है मेरा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। मुझे देखना है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर में अगर मैं कोई ऑल्टरेशन कर दूं, अगर मैं कोई चेंजेस कर दूं, तो वो चेंज क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा आगे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी आगे। अगर मेरे को उसकी स्टडी करनी है तो मैं ह्यूमंस पे तो स्टडी नहीं कर सकती ना, कि तुम्हारे जीन में ऑल्टरेशन कर देती हूँ, तुम्हारे जीन में मॉडिफिकेशन करके देखती हूँ कि आगे अगर मैं इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन कर देती हूँ तो आगे तुम्हारी बॉडी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स अगर मुझे उसकी स्टडी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल चाहिए होगा, ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए होगा। जैसे कि इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है आगे की लाइन में। वैसे तुम ये वाली लाइन बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ यहां तक लिखो कि हमें नॉर्मल ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि एक जीन कैसे फंक्शन करता है, कैसे रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ, आपकी बॉडी की नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है, उसकी स्टडी करने के लिए नंबर 1 हम
ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टडी करना है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का बॉडी में ग्रोथ में क्या रोल है। तो देखो कैसे एक्सप्लेन किया है, by introducing the gene from other species that alter the formation of this factor and studying in the biological effect that results, information is obtained about the biological role of the factor in the body। आपको समझ में आ रहा है? बोला कि हम अगर किसी और स्पीशीज से कुछ ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर दें, जिस भी ट्रांसजेनिक एनिमल में आप किसको स्टडी कर रहे हो, जो इस पर्टिकुलर बेटा फैक्टर की फॉर्मेशन को ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, उसका क्या बेटा बायोलॉजिकल इफेक्ट है, हम इस चीज के बेटा स्टडी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक मॉडल पे ही स्टडी कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल पे ही स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2 बेटा आप लिखोगे स्टडी ऑफ डिजीज। ये तो बहुत 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 कॉमन, आपने सुना भी होगा कितने सारे बेटा। मैं जहां मैंने मास्टर्स की है BHU में, वहां हमारा एक लैब में कैंसर पे जो रिसर्च होती थी, कैंसर पे जो स्टडी होती थी, और कैंसर बेटा आप सोच के देखो ना, आप लोग सोचते हैं, आप लोग बेटा ब्लेम करते हैं कि यार आज तक हमारे पास इस बीमारी का मैम कोई सोल्यूशन नहीं है, इस बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं ताकि हम एक बीमारी को स्टडी कर सके। यार हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए, उस मॉडल पे बेटा हम ऐसे ही उसको उसमें ऐसे ही जीन में मैनिपुलेशंस करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर टाइप के कैंसर को स्टडी करना चाहते हैं कि यार ये बॉडी के अंदर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, ये जब आगे आगे बॉडी में बेटा बढ़ रहा है तो इससे मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी पर्टिकुलर चीज इंपैक्ट कर रही है, कौन सी चीज डैमेज कर रही है। जब बेटा मुझे ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर बीमारी ने बॉडी में क्या क्या किया, किस किस पार्ट को इंपैक्ट किया, तभी तो बेटा उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो आज के डेट पे तो ऐसे कई सारी बेटा भयानक बीमारियां हैं जिनकी आपको जरूरत है पूरी बेटा, उसकी पूरी बेटा नॉलेज निकालनी है, तुम्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाते हैं। बोला मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेटा आर डिजाइन्ड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ द जीन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। कैसे एक जीन का मैम रोल होता है किसी भी बीमारी के डेवलपमेंट में। आप बेटा ये लिखो, आप ये लिखो, ठीक है। These are specially made to serve as model for human diseases so that investigation of new treatment for the disease is made possible। बोला कि मैम ये स्पेशली मैम बनाई जाती है ह्यूमन डिजीजेस को समझने के लिए। और मैंने आपको बताया ना, आपने क्यों मॉडल बनाया भाई, बेटा आप इसको नोट करो, ठीक है। थोड़ी मेहनत है लिखने में, बट कोई बात नहीं बेटा, मेहनत तो करनी है ना। आप लिखो इसको, मैं साइड हो जाती हूँ, है ना। बोला कि यार आपने क्यों किया, आपने डिजीज की स्टडी क्यों की, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्यों चाहिए कि किसी पर्टिकुलर बीमारी में जीन क्या कंट्रीब्यूशन देता है, आपको क्या जरूरत है उसकी अंडरस्टैंडिंग की। तो बोला कि मैम ये हमें हेल्प करता है ट्रीटमेंट्स के लिए। जब आपको उस बीमारी की अंडरस्टैंडिंग होगी, सो बेटा यू विल ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, हेल्प द कम्युनिटी रिगार्डिंग बेटा ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। समझ रहे हो? यहां तक बेटा आप लिख लो। और कौन कौन से के लिए मॉडल्स, एग्जाम्पल्स लिख लो कि आज के डेट में कौन कौन से ह्यूमन डिजीजेस को स्टडी करने के लिए बेटा मॉडल्स है। जैसे कैंसर मैंने आपको बताया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। आपको बीमारियां यहाँ पे नहीं पढ़नी है कि मैम सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, अल्जाइमर्स क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। इनमें से जो भी बीमारी आपके बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में दी होगी, हम वो सारी बीमारियां पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये लिखना है कि यार कौन कौन से के लिए आज के डेट पे एग्जिस्टिंग मॉडल्स है। एल्जाइमर्स का मॉडल बेटा, बीमारी एल्जाइमर्स को स्टडी करने का मॉडल एग्जिस्टिंग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बेटा मॉडल एग्जिस्टिंग है। कैंसर के लिए एग्जिस्टिंग है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी एग्जिस्टिंग है। इसको पॉज करके लिखो बेटा। ये तो बहुत बेसिक बात थी, ये बहुत बेसिक बात थी, थोड़ी थ्योरेटिकल। इसमें से क्वेश्चंस बेटा बन सकते हैं। जैसे इसमें से बन सकते हैं कि आज के डेट पे किस किस बेटा बीमारी की स्टडी करने के लिए मॉडल्स है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है ना। बाकी तो काफी थ्योरेटिकल है कि हमने किया क्यों। अब बेटा डेटाबेस कुछ चीज आएगी, जैसे कि हम ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज करें जिससे हमें कोई फायदा ना मिल रहा हो, जिससे हमें कोई प्रोडक्ट ना मिल रहा हो। आज के डेट पे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स जीन में मैनिपुलेशंस करते हैं ताकि हमें उनसे कुछ प्रोडक्ट मिल सके, कुछ ना कुछ फायदा मिल सके, ठीक है। अभी आप देखोगे उसके एग्जाम्पल की क्या क्या फायदा मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से ट्रांसजेनिक मॉडल्स है जो आपको कोई ना कोई बेटा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। मैं आपको पहले समझा दे रही हूं, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें से क्या नोट करना है, ठीक है। बोला है इसमें मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बट सच प्रोडक्ट्स आर
ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। बोला मैम जो मेडिसिन कुछ ह्यूमन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए मैम यूज होती हैं, रिक्वायर होती हैं, उनमें कुछ मैम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बनाना ना मैम, वो प्रोडक्ट्स खुद से बनाना बहुत एक्सपेंसिव है मैम, बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल से उनको बनवा लेते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल से उसको मैम प्रोड्यूस करवा देते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल से उसको हम मैम काफी इजीली बनवा सकते हैं, प्रोड्यूस करा सकते हैं, काफी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस करा सकते हैं, जो हमारे उस पर्पस को सॉल्व कर सकता है। लिखा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूसेस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड। हम कैसे क्रिएट करेंगे? बाय इंट्रोड्यूसिंग द पोर्शन ऑफ द डीएनए और जीन्स विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बोला कि मेरे को कोई एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मैम चाहिए। अब मैम मेडिसिन में कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, अगर हम उसे बनाएं तो हम ना मैम उन्हें क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवा सकते हैं। अगर मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर जीन है, ये पर्टिकुलर डीएनए का पोर्शन है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकता है, एक प्रोडक्ट के लिए कोड करता है, मैम क्यों ना हम उस जीन को ही ऐसे इंट्रोड्यूस कर दे एनिमल्स के अंदर कि उस एनिमल की बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिंथेसाइज होने लग जाए। यही तो बेटा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कर भी रहे थे। एक जीन जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, मेरे को अगर वो प्रोडक्ट चाहिए तो मैं वो जीन उठा के एनिमल के अंदर डाल देती हूँ। तो ये भी ट्रांसजेनिक एनिमल मैम आपके एक पर्पस को सॉल्व कर सकता है, जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 2। एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए, एम्फाइसीमा आप सब लोगों ने बेटा कहाँ पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। आप लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से एल्वियोलाई की वॉल बेटा डैमेज हो जाती है, जिससे प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता था। एम्फाइसीमा उसको ट्रीट करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। आप बेटा कहां से लिखना स्टार्ट करोगे? आप सबसे पहले ये चीज लिखो कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। फिर आप बेटा यहां से लिखो यूजफुल, यहां से लिखो यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल में लिखो, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ये सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो, आप इस तरीके से लिखो बेटा, मैं यहां पे लिख के बता रही हूं, एग्जाम्पल में लिखना अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये आपने किस में बनवाया था, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, बट ये बेटा इसको बनवाया था एक शीप में, ट्रांसजेनिक शीप थी बेटा, जिसके अंदर इस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाया गया था, और उस ट्रांसजेनिक शीप का नाम था ट्रेसी, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, आप स्किप कर सकते हैं। ट्रेसी नाम था उसका, जिसके अंदर ये बनाया गया था। एंड बेटा इट इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, इट इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। फिर बेटा एक और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का नाम बताया हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी और भी बीमारियों के लिए, जैसे बेटा एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए आपने अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाया ना, वैसे बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। ये वाली लाइन भी बेटा इसके नीचे आप नोट डाउन करके लिख लो कि ऐसे ही कुछ सिमिलर अटेम्प्ट्स बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, सिमिलर अटेम्प्ट्स made for cystic fibrosis and phenylketonuria, इसके लिए भी किया गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बेटा क्वेश्चन भी आया हुआ है 1997। बेटा मुझको एक सेकंड बस टाइम देना ना, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। 1997 में बेटा पहली ट्रांसजेनिक काउ रोजी, इसका नाम क्या था, रोजी। ये एक बेटा, इसके अंदर से हम एक प्रोटीन बनाते थे, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क मतलब ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क जो था, एक प्रोटीन था बेटा, जो उस मिल्क में पाया जाता था, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर। वो बेटा प्रोटीन उसके अंदर मिलता था, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। नेचुरल बेटा जो नॉर्मल काऊ है ना, उस नॉर्मल काऊ के मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड वो मिल्क माना जाता था रोजी का, जिसमें जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। कितना पाया जाता है, 2.4 ग्राम पर लीटर। ये डेटा क्वेश्चन आता है, कौन से साल में रोजी बनी, 1997 में। ये डेटा हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, आप पहले इतना बेटा नोट डाउन करो।
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का नोट डाउन करो। फिर आपको रोजी के बारे में लिखना है कि 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ रोजी बनी थी, जिसका जो मिल्क था वो न्यूट्रिशनली ज्यादा बैलेंस था ह्यूमन बेबीज के लिए नेचुरल काउ मिल्क के कंपैरिजन में। इसी को बेटा एग्जाम्पल में कंटिन्यू करके आप लिखोगे, कंटिन्यू करके लिखो रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कब बनाया? 1997। इसका जो मिल्क था इसमें क्या था बेटा? 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन protein, and this was beta nutritionally more balanced, nutritionally more balanced than normal cow milk। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी आपने किया। एक तो बेटा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन याद रखना है, जो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया था बेटा? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। और बेटा ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन बाकी बीमारियों के लिए भी कर रहे हो, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए भी बेटा, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी आप कोई प्रोडक्ट बना पाओ उस पर भी काम चल रहा है। और प्लस बेटा ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन रोजी 1997 में न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड कब बनाया गया, कितना प्रोटीन था, ये भी बेटा याद रखना है। इसके अलावा बेटा एक बहुत कॉमन रीजन जिसकी वजह से आप बेटा बनाते हो, आप ऐसे 4 और 5 ऐसे करके लिख लो, केमिकल सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी। भाई कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग जो बना रहे हो, कोई भी वैक्सीन जो तुम बना रहे हो, उसकी सेफ्टी, जैसा कि बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी में भी बोलते हैं कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जब किया जाता है, आप प्यूरिफिकेशन करते हो, आप सेपरेशन करते हो, और बेटा इट हैज टू पास थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। जब आप कोई भी केमिकल सेफ्टी की बात करते हो तो आपने बेटा जो ड्रग्स बनाए होते हैं, मेडिसिन बनाए होते हैं, डायरेक्ट ह्यूमन यूजेज में थोड़ी लेके आ सकते हो, डायरेक्ट ह्यूमन यूजेज में थोड़ी लेके आ सकते हो बेटा, उसके भी ट्रायल्स होते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं जिन पे ट्रायल्स करे जाते हैं बेटा। आई नो एथिकली आप बोलोगे मैम गलत है, फिर बेटा या तो डायरेक्ट ह्यूमन पे ट्रायल कर दो, या तो आप बोलो भैया हमें ड्रग्स बना के दो, मेडिसिन बना के दो, वैक्सीन बना के दो, ठीक है। फिर या तो आप ये बोलो कि हम पे डायरेक्ट ट्रायल कर लो, और या तो फिर आप बोलो बेटा एनिमल्स पे ट्रायल कर लो। फिर ये मत बोलो कि यार एनिमल्स पे क्यों किया जाता है। देखो बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के जाके, ऐसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज का पूरा ध्यान रखती हैं कि भाई चीजें एक लिमिट के बियॉन्ड ना हो, है ना। फिर इंसान खुद ही दोगली बातें करता है, यार हम बहुत पीछे हैं, हमारा तो यहाँ पे ये नहीं हुआ है, हमारा तो वो नहीं है ना। फिर एक जगह पे कहता है आप एनिमल्स के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एनीवे कोई भी वैक्सीन्स जो बनती हैं बेटा, या कोई भी केमिकल्स जो बेटा ड्रग्स जो होते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं एनसीईआरटी से रीड करा देती हूँ, अगर कोई पॉइंट है तो हम नोट डाउन कर लेंगे। आप सिंपली सिर्फ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग आप लिख सकते हैं कि इन पे बेटा ट्रायल किया जाता है, इन पे ट्रायल किया जाता है। आपको उसे एज अ सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। कोई चीज बेटा अगर इसमें है तो मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ। देखो क्या लिखा है, वैक्सीन सेफ्टी में ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप फॉर यूजिंग टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस बनाए जाते हैं कि उनके ऊपर आप वैक्सीन्स की टेस्टिंग करो और फिर बेटा यूज करो उनको ह्यूमंस पर। मतलब अगर वो सेफ हैं तो फिर आप ह्यूमन यूजर्स के लिए उन्हें फर्दर लेके आ सकते हो। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। उनको बनाया जाता है पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए। बेटा ये ना कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। एनसीईआरटी की लाइंस जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज बेटा पूरे पैराग्राफ पूरी एनसीईआरटी को थोड़ी छापना है। फिर एनसीईआरटी क्यों है तुम्हारे पास? एनसीईआरटी को पूरा नहीं छापना है, बट कभी कभी बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या ट्रांसजेनिक माइस को हम यूज कर रहे हैं फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो आंसर होगा ट्रू, स्टेटमेंट होगा ट्रू। यस हम ट्रांसजेनिक माइस को यूज कर रहे हैं मैम
पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने वैक्सीन सेफ्टी में देख लिया ट्रांसजेनिक माइस को यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैम, इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, अगर सेफ है, रिलायबल है, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ monkeys to test the safety of the batches of the vaccine। बोला मैम अगर ये सक्सेसफुल होता है और रिलायबल मतलब भरोसेमंद है, they could replace the use of monkeys to test the safety batches of the vaccine। फिर हमें वो एक्सपेरिमेंट बेटा किस पे नहीं करना पड़ेगा, मंकीज पे नहीं करना पड़ेगा। अगर बेटा ये सक्सेसफुल होता है, आज के डेट पे हम माइस को यूज कर रहे हैं पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को जानने के लिए, अगर उसमें मैम ये हमारी चीज जो है सक्सेसफुल होती है, भरोसेमंद होती है, सब ठीक होता है, तो हम जो मंकीज का यूज कर रहे थे ना अभी तक वैक्सीन की सेफ्टी को जानने के लिए, अब बेटा उस चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो विद ट्रांसजेनिक माइस। समझ गए? अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है बेटा? केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग मतलब होता है कि आपने किसी ड्रग को बनाया, वो कहीं टॉक्सिसिटी मतलब कि उसका क्या लेवल है, उसका क्या बेटा कहीं वो सेफ है या टॉक्सिक है, बेसिकली क्या वो हार्मफुल है आपके लिए, उसकी टेस्टिंग कहलाती है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज द बेटा सेम एज यूज फॉर टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स। जैसे ड्रग्स की टॉक्सिसिटी आप टेस्ट करते हो, बिल्कुल वही चीज है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड that carry the genes which make them more sensitive to toxic substances than the non-transgenic animals। अच्छा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने किया क्या? अगर हमें किसी केमिकल की सेफ्टी को टेस्ट करना है ना, तो हमने पता है उनको क्या किया बेटा? हमने इनफैक्ट उनको ज्यादा सेंसिटिव बनाया। हमने उन एनिमल्स को ही इतना सेंसिटिव बना दिया है कि अगर थोड़ी सी भी टॉक्सिसिटी होगी ना बेटा किसी केमिकल की, थोड़ी सी भी टॉक्सिसिटी होगी, तो हमने उसको इतना सेंसिटिव बना दिया है उस एनिमल में जीन में चेंजेस करके कि वो स्मॉल डोजेज ऑफ टॉक्सिसिटी को भी रिस्पॉन्स कर पाए। तो हमें पता है क्या पता लगेगा कि यार इतने कम डोजेज पे भी ये सेंसिटिव, मतलब हमें ना स्मॉल लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी भी पता चल जाएगी। अगर हमने ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं बनाया होता, जीन में उसकी मैनिपुलेशन नहीं की होती, हम नॉर्मल बेटा एनिमल पे भी वो केमिकल्स को बेटा टेस्ट कर रहे होते, तो नॉर्मल एनिमल्स क्या होते हैं ना बेटा, हो सकता है कि उसको बियर कर जाते, कम टॉक्सिसिटी को टॉलरेट कर जाते, आपको पता नहीं चलता कि वो टॉक्सिक है या नहीं है। आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, आपने ऐसे एनिमल्स बनाए जिनके जीन में आपने ऐसे करके बेटा मैनिपुलेशन की, ऐसे चेंजेस किए कि अब जो टॉक्सिक चीज को तुम टेस्ट करना चाह रहे हो ना बेटा, अगर उसमें स्लाइट भी बेटा टॉक्सिसिटी है ना, तो आपने उन एनिमल्स को इतना सेंसिटिव बनाया है कि भैया वो स्मॉल लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाए। तो आप क्लियरली ये पता कर लोगे कि यार ये टॉक्सिक है। आपको चाहिए अगर माइनर लेवल पे भी, माइन्यूट लेवल पे भी टॉक्सिसिटी है ना, वो भी पता चल जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या बोला? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी genes which make them more sensitive to the toxic substances than non-transgenic animals। आपने उनको बनाया ही ऐसे कि वो ऐसे जीन्स को कैरी करे जो उनको ज्यादा सेंसिटिव बनाए फॉर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, है ना। They are then exposed to the toxic substance and then the effect is studied। Toxicity testing in such animals will allow us to obtain the results in lesser time। समझ रहे हो बेटा? टॉक्सिसिटी टेस्टिंग आप अगर करते हो तो हम आपको बेटा, ऑफ कोर्स आप उसको पहले तो एक्सपोज कर रहे हो टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, फिर जो उसका बेटा इफेक्ट आ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है, आप उसको स्टडी कर रहे हो, कम टाइम में आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हो। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है बेटा? कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है? डन है बेटा? क्लियर है यहां तक? अब बेटा हम आते हैं एथिकल इश्यूज। ये हम खुद से लिखेंगे, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर एथिकल इश्यूज? जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? बिकॉज बेटा लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं एनिमल्स के साथ में, तो वो जो इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है ना कि आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हो, उनमें टेस्टिंग कर रहे हो, वो सारे ह्यूमन इमोशंस जो आ रहे हैं बेटा एसोसिएटेड विद द जीन मैनिपुलेशंस, जीन चेंजेस, वो सारी चीजें बेटा आपके किस में आती है? वो सारी चीजें ह्यूमन इमोशंस की किस में आती है? एथिकल इश्यूज में बेटा। तो आप बेटा इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि कि द मैनिपुलेशंस, आप ऐसे लिख सकते हो दैट द मैनिपुलेशंस in the gene
of animals cannot go beyond a certain level or ethics considering human emotions, safety, एक्सेट्रा, है ना। तो आप एक हद तक ही बेटा जीन मैनिपुलेशंस कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते हो। एक कमिटी बनाई गई है बेटा GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो ये डिसाइड करेगी बेटा, जो ये डिसाइड करेगी कि क्या वो सेफ है यूजेज के लिए, क्या वो सेफ नहीं है, किस हद तक जीन में मैनिपुलेशंस कर सकते हो आप, कितने लेवल तक बेटा आप जा सकते हो। ये वो कमिटी है जो ये डिसाइड करती है और ये समझती है क्या आपने जो भी बेटा चीज करी है वो फर्दर ह्यूमन यूजेज में सेफ है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये बेटा इट मेक्स रूल्स to what extent gene manipulations can be done, gene manipulations can be done, इससे बेटा सवाल आया हुआ है इसके फुल फॉर्म से, GEAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। To what extent gene manipulations could be done and its safety। इनफैक्ट बेटा लोगों को तो ये भी समस्या है, देखो ये तो है ही कि आप अपनी मर्जी से बेटा जीन मैनिपुलेशन, जीन में छेड़छाड़ कर दे रहे हो, है ना, वो तो है ही कि आप किस हद तक कर सकते हो, उसका क्या लेवल है, क्या एंड पॉइंट है, आप कहां तक कर सकते हो। तो एक कमिटी तो हमने बनाई दी कि GEAC है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, सेफ्टी है या नहीं है बेटा, उससे रिलेटेड सारी चीजें बेटा आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी देख रही है। लोगों में बेटा, पब्लिक में तो आप बेटा इसको नोट करो, मैं साइड में होकर आपको समझा रही हूँ। पब्लिक में तो बेटा ये भी एंगर है कि कई जगह पे आप देखोगे बेटा, कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो किसी और के प्रोडक्ट को, किसी और की सामान को, किसी और की चीज को अपना बोलते हैं। इसमें आता है पेटेंट का इशू। आपने पेटेंट सुना होगा ना, हर रीजन का, हर कंट्री का हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे बेटा जो नीम है वो इंडिया का है, इंडिया की है नीम, इंडिया का हल्दी है, बासमती बेटा कुछ राइस होते हैं जो हमारे पेटेंट है, जो हमारा है। मतलब कि अगर किसी को हमारे बासमती राइस को बेटा, हमारे बासमती राइस के ग्रेन को यूज करना है, अपनी कोई बेटा वैरायटी बनानी है, उसको यूज करके जीन में मैनिपुलेशंस करने हैं, नीम को यूज करना है, टर्मरिक को यूज करना है, तो उन्हें हमारी बेटा अथॉरिटी, हमारी परमिशंस की जरूरत पड़ेगी, लीगल परमिशंस की जरूरत पड़ेगी। वो उसको बेटा यूज कर सकते हैं, बट हमसे परमिशन, फिर बेटा उसका पूरा प्रोसेस होता है। मतलब आप बिना किसी ऑथराइजेशन के किसी और के सामान को अपना नहीं बोल सकते, किसी और की चीज को अपना नहीं बोल सकते। ये कई ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं बेटा। अभी मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है। चोरी करना, इसे कहते हैं चोरी करना, बायोपायरेसी, चुरा लेना, किसी और के सामान को अपना बोलना, उसको क्रेडिट भी आपने नहीं दिया। आज के टाइम पे तो तुम्हें पता है क्रेडिट वाला सिस्टम है ना सर। यूट्यूब में क्या होता है, अगर आप किसी और के कंटेंट को यूज करते हो, है ना, तो आप चोरी कर रहे हो। कंटेंट किसी और का है, उसका पेटेंट है, वो उसका खुद का कंटेंट है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, और आपने क्या किया, उसको अपने वीडियो पे आपको स्ट्राइक आ जाएगी। जैसे गाने पे भी होता है बेटा कि अगर आपने किसी और का गाना अपने पे गाया, ठीक है, म्यूजिक या कुछ भी, तो दूसरे लोग आपको स्ट्राइक करते हैं कि बायोपायरेसी तो नहीं हुई, पायरेसी हुई, चोरी कर लिया आपने। ऐसे ही कुछ बेटा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को अगर आप चोरी कर रहे हो तो उसे बायोपायरेसी बोलते हैं, ठीक
ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, पहले आपने ये नोट कर लिया। पहले एथिकल इश्यूज को थोड़ा रीड करते हैं, क्या कहती है एथिकल इश्यूज। देखो, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो बियॉन्ड एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। बिना रेगुलेशन के आप अपने मर्जी से कोई भी बेटा मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मॉर्टैलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई ना कोई तो मैम एथिकल स्टैंडर्ड्स हमें चाहिए टू अंडरस्टैंड, टू हेल्प अस कि आप बेटा किस लेवल तक बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प कर रहे हो, किस हद तक हेल्प आप कर सकते हो, किस हद तक आप हार्म कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप जिसमें भी बेटा जीन में मैनिपुलेशंस कर रहे हो उसमें भी आप किस हद तक उसको हार्म कर सकते हो, ये समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। गोइंग बियॉन्ड बेटा मोरालिटी, mortality नहीं था, evaluate the morality, moral value. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such thing is also important. क्या significance है बेटा, क्या biological significance है, क्या हमें उसका फायदा है, वो समझना भी मैम बहुत जरूरी है। Genetic modifications of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. आपने जीन में मॉडिफिकेशंस तो कर दी, आपने जीन में मैनिपुलेशंस तो कर दी, आपने बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो बना दिए, क्या आपको क्या पता कि वो आज के डेट पे जब आप उन्हें आपके इकोसिस्टम में रख रहे हो, क्या पता वो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इसीलिए समझना जरूरी है कि आप कितनी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि आप जिस चीज को नेचर में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इफेक्ट बेटा, राइट। Therefore, Indian government has set up organizations such as Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions regarding the validity of beta genetically modified research and the safety of introducing the genetically modified organisms for public services. तो हमने बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च आप कैसे कर सकते हो और वो ह्यूमन यूजेज के लिए फर्दर कितना सेफ है, उसके लिए आप रेगुलेशन इसके थ्रू कर सकते हो। द मॉडिफिकेशन और यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज सच एज फूड और मेडिसिन सोर्सेज has also created problems with patent granted for the same. ये चीज को मैं आगे समझा रही हूँ कि जो मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए के अंदर, किसी भी फूड के लिए या मेडिसिन के लिए, इसमें बेटा पेटेंट से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम आया है। क्या प्रॉब्लम आया है? देखो, देयर इज अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट certain companies are being granted patent for products and technologies that make use of these genetic materials, these plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region और कंट्री। लोगों के अंदर बेटा ये भी बहुत गुस्सा है कि कई सारे बेटा कंपनीज को ना पेटेंट दे दिया जाता है। पेटेंट मतलब कि आप बेटा बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर जैसे जेनेटिक मटेरियल है, कोई प्लांट है, कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स है, आप उसको यूज कर सकते हो। मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ जो हमें आगे पढ़ना भी है, इसकी पूरी कहानी आपको फिर समझ में आएगी ऐसा क्यों कहा गया है। यूएस कंपनी एक थी बेटा, यूएस कंपनी ने इन द ईयर 1997 ऐसा किया था। समझना, यूएस की कंपनी ने उनको ग्रांट कर दिया, जो लोग बेटा बासमती राइस पर, उन्होंने बासमती राइस पर काम कर रहे थे। बासमती राइस हमारी, बासमती हमारी है बेटा, बासमती हमारी है, आपको पता है इंडिया में 2 लाख राइस की वैरायटी एग्जिस्टिंग है, 2 लाख राइस की वैरायटी, जिसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड बासमती की वैरायटी एग्जिस्टिंग है, हमारी है, हमारे देश में उगाई जाती है। हमारे फार्मर्स कई सालों से बेटा उगा रहे हैं। हमारे बेटा रिश्ता देखने जब लोग आते थे या कोई बेटा मेहमान आता है तो बासमती राइस सर्व की जाती थी, स्पेशल ओकेजन्स पे बनती थी। एक बासमती का अलग से डब्बा रखा होता था कि भैया मेहमान आएंगे तो इनको ये बना के खिलाएंगे। लंबे लंबे उसके बेटा ग्रेन से होते हैं, बड़ी अच्छे बेटा उसका फ्लेवर होता है, बड़ी अच्छी उसकी खुशबू होती है, अपनी वैरायटी है बेटा, हमारा उस पर हक है। हमारा हक होना मतलब वो हमारी पेटेंट है, हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि ये भैया हमारे यहाँ पे उगाई जाती है, ये हमारी रीजन से बिलोंग करती है, ये हमारे देश से बिलोंग करती है। तो यूएस की कंपनी ने बेटा वहां पे बिना ऑथराइजेशन के, बिना परमिशन के, बिना हमारी इंफॉर्मेशन के उनको अलाउ कर दिया कि भैया वहां के लोगों को जो इस पे काम कर रहे थे कि उन्होंने राइस, हमारी बासमती की राइस वैरायटी उठाई। अब उन्होंने देखो बेटा चालाकी क्या की,
हमारी राइस की वैरायटी को एग्जैक्टली बेचते तो पता चल जाता है कि हमारी वैरायटी है एग्जैक्टली, हालांकि हमें इवेंचुअली पता चल गया, बट उन्होंने वो राइस इंडियन बासमती राइस ली, उन्होंने एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस के साथ में उसको क्रॉस किया। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस जो वहां का था, सेमी ड्वार्फ मतलब बहुत लंबा भी नहीं है राइस बहुत छोटा भी नहीं है प्लांट, बहुत ही सेमी ड्वार्फ वैरायटी है राइस की, उसके साथ में हमारी बासमती राइस को क्रॉस करवा के एक नई वैरायटी बना दी। और जो नई वैरायटी बनाई ना बेटा, उस नई वैरायटी को कहने लग गए कि ये हमारी है। नई जो राइस की वैरायटी बनी उसको कहने लगे कि ये हमारा है, जबकि बेटा यूएस की कंपनी ने उन्हें अलाउ किया था, कहीं हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई कि हम आपकी वैरायटी को यूज करें या ना करें, क्योंकि बेटा पता है जब ऐसा यूजेज किया जाता है ना, तो ऐसा यूज करने पर, ऐसी चीजों को यूज करने पर पैसे देने पड़ेंगे, पैसे पे करने पड़ेंगे। उल्टा बेटा हमें अब अगर बेटा वो वैरायटी को यूज करना है ना, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि भैया ये वैरायटी तो हमारी है, ये वैरायटी तो हमारी है, मतलब कि हमें पैसे देने पड़ रहे हैं अपनी ही चीज के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? इस तरीके से बेटा बिना ऑथराइजेशन के, बिना परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन के अगर आप किसी भी जगह पर उगाए जाने वाले किसी भी बेटा जगह के प्लांट को, बेटा किसी भी पर्टिकुलर बेटा जेनेटिक मटेरियल को, किसी भी अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को अगर आप यूज कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, यानी बिना ऑथराइजेशन के यूज कर रहे हो, जैसे यूएस की कंपनी ने एक नई राइस की वैरायटी बनाई बट अपने बासमती से क्रॉस करके, तो उन्होंने बेटा, तो लोगों में तो गुस्सा बढ़ेगा ही ना बेटा कि यार हमारी चीजों को चोरी करके हमसे ही पैसे दिलवा रहे हैं, हमें अब उसको यूज करने के लिए बेटा पैसे भरने पड़ेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? चोरी करना कहलाता है बायोपायरेसी। और कोई चीज आपके रीजन से बिलोंग करना, आपके कंट्री से बिलोंग करना, आपसे बिलोंग करना, वो आपका पेटेंट है। बासमती का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए बेटा बासमती में वापस आपको लिखवा के वापस से समझाऊंगी। और ऐसा सेम अटेम्प्ट बेटा हल्दी और टर्मरिक बेसिकली और नीम के लिए भी किया गया बेटा। आपको पता है बेटा हमारे आयुर्वेदा सिस्टम में कितने पहले से बेटा ये चीजें यूज होते आ रही है, उस पर भी बेटा चोरी करने की कोशिश की गई है। भाई हद चोर हैं भाई दुनिया में। चलो लिखते हैं बायोपायरेसी, बायो पेटेंट, और जो भी डेटा मैंने आपको बताया ना वो चीज के बारे में भी थोड़ा सा लिखते हैं, फिर बेटा PYQs करेंगे। बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट। belonging of a particular genetic material, comma biological resource, genetic material, biological resource or genetic material to a particular country or region, to a particular country or region, इसे बोला जाता है बेटा पेटेंट, बायो पेटेंट। अब आप लिखोगे unauthorized illegal use of such resources without information is known as बायोपायरेसी। चोरी करना is known as बायोपायरेसी। एग्जाम्पल बायोपायरेसी का देते हैं बेटा, बासमती राइस। इस पे कैसे बासमती राइस पे बायोपायरेसी की वो लिखते हैं। इन द ईयर 1997, रोजी भी बेटा 1997, और बायोपायरेसी का एग्जाम्पल भी 1997 का है, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ईयर जरूर याद रखना।
In the year 1997, US company gave patent to use our basmati rice इसका क्रॉस किया सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस, सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस से इसको क्रॉस करवाया और एक न्यू वैरायटी बनाई जिसको उन्होंने अपना बोल दिया। एक न्यू वैरायटी राइस की बनाई जिसको उन्होंने क्लेम किया, क्लेम टू बी देयर, जिसपे ऑफ कोर्स बेटा हम लोगों ने लीगल एक्शंस लिए और हमने उनका पेटेंट कैंसिल करवाया, क्योंकि हमने कहा ये बासमती आपकी नहीं है, ये बासमती ही जब हमारी है तो जो चीज आप इससे क्रॉस करके बना रहे हो वो चीज आपकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने जो राइस यूज किया है वो हमारा राइस यूज करा है। तो हमने बेटा इस तरीके की चोरी पर ऑफ कोर्स हमने उनको उनकी पेटेंट को कैंसिल करवाया। और आप एक नोट डाल के बेटा एक दो पॉइंट और लिखेंगे। अच्छा, एक बारी बेटा पहले आप उसी को अच्छे से लिख लो, स्लाइड को, उस स्लाइड को पहले बेटा आप अच्छे से लिख लो, शायद आपने नहीं लिखा होगा, एक बारी अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब आप बेटा यहाँ पे लिखो नोट डाल के, सेवरल attempts have been made, several attempts have been made for neem एंड टर्मरिक। एक ऐड आता था ना, विको टर्मरिक है नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, ऐसे करके एक ऐड आता था। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड फॉर नीम एंड टर्मरिक, इनकी भी पायरेसी करने की बेटा कोशिश की गई है। राइस के बारे में जो बात मैंने आपको बताई बेटा वो भी लिखो। इंडिया हैज 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस। सोचो बेटा, 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस, जिसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती की 27 वैरायटी है। और ये हमसे चोरी करने आए, चोरी ऊपर से सीना जोरी, समझ रहे हो मेरी बात। एक बारी बेटा यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। आपने आई होप यहां तक लिख लिया होगा। पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, फिर पीवाईक्यूज करेंगे और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये लास्ट का पार्ट जो है काफी थ्योरेटिकल ही है, डेटा बेस्ड है, कुछ डेटा आपको याद रखने हैं। मेजर जो कंसेप्चुअल पार्ट था वो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट डेटा बेस से भी बेटा इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है। राइस इज इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, ठीक है। देयर आर एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। इंडिया में ही 2 लाख राइस की वेराइटी है। डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास जो बेटा डाइवर्सिटी है वो आप देखोगे और कहीं पे इतनी बेटा वैरायटी नहीं है। तो हमारी वन ऑफ द रिचेस्ट वैरायटी हमारे पास है। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। बासमती राइस को जाना ही जाता है उसकी यूनिक खुशबू फ्लेवर के लिए। देयर आर 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती इन इंडिया। इंडिया में ग्रो की जाती है। तभी तो लोगों को गुस्सा आ रहा था फार्मर्स को कि भैया हम सालों साल ग्रो कर रहे हो, तुम हमसे ही चोरी करके हमसे ही उसको कह रहे हो कि पैसे देके अब यूज करो। देयर इज अ रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, folklore and poetry as it has been grown for centuries, ठीक है। मतलब कि बेटा कि पुरानी हमारी जो folklore, पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज है, कहानियां जो हैं, कहानियों में, पोएट्रीज में भी बेटा, एंशिएंट टेक्स्ट में भी हमारी बासमती राइस का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन है। अब जो चोरी की बात की बेटा वो एक बार जरा देखना। इन द ईयर 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइस ऑन बासमती थ्रू द यूएस पेटेंट। यूएस ने बेटा एक अमेरिकन कंपनी को पेटेंट दे दिया जो बासमती पे काम करना चाह रही थी, ठीक है।
एंड ट्रेडमार्क, अच्छा यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, उनके यूएस बेटा ट्रेडमार्क ऑफिस से एक यूएस कंपनी को क्या मिल गया बेटा, पेटेंट मिल गया हमारी बासमती राइस पे, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड, जिसने उस कंपनी को अलाउ किया कि वो अपनी एक वेराइटी को बेच सके जो एक्चुअल में हमसे ही क्रॉस करके बनाई गई थी। द न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैज बीन एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वेराइटी, हमारी जो वेराइटी थी उसी से उसको बनाया गया। Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention and a novelty। बोला नया जो वैरायटी बनाया वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से क्लेम किया ये तो हमारा है, जबकि उन्होंने हमारे यहाँ के फार्मर्स जो बासमती उगाते थे उनको चोरी किया और उसको क्रॉस किया और क्लेम किया कि वो हमारा है। समझ रहे हो, चोरी, बायोपायरेसी। The patent extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर बेटा कोई दूसरा इंसान यही बासमती राइस को बेटा सेल कर रहा है तो उसको आप बेटा ये क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इन्होंने तो इसको बेटा अपना पेटेंट बोल दिया, जो मैंने आपको बोला। अब इनसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है, इनको पैसे देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने बेटा अब उसको पेटेंट कर लिया है, क्लेम कर लिया है ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे बेटा। अब बेटा कोई और अगर उसको वो बासमती राइस को यूज करना है, बात समझ रहे हो, तभी तो बेटा बायोपायरेसी बहुत ही गड़बड़ चीज है ना। Several attempts have been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicines, जैसे कि टर्मरिक, नीम, और भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स बेटा बनाए गए हैं ताकि हम इनको भी अपना पेटेंट कर ले, ताकि इनको भी अब बेटा किसी को यूज करना हो तो पैसे देने पड़े। नीम के लिए ऐसा किया गया है, टर्मरिक के लिए ऐसा किया गया है, ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए हैं। If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries or individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it। अगर बेटा हम बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, बहुत ज़्यादा अलर्ट ना हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस ना हो, जैसे कि अगर हमें पता ही नहीं चलता कि यूएस कंपनी ने ऐसा किया और हम उनका पेटेंट कैंसिल नहीं करते तो वो तो बेटा हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते, हमें ही बेटा उसको बेटा पैसे देने पड़ते और हमें ही अपनी ही चीज़ को यूज़ करने के लिए मतलब खर्चा करना पड़ता बेसिकली, जहां हमें उल्टा बेनिफिट होना चाहिए था। तो हमें बेटा अगर हम बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो, अलर्ट ना हो, तो बेटा फ्यूचर में हम देखो क्या बोला हुआ है कि हम अदर कंट्रीज और इंडिविजुअल में एनकैश ऑन आवर रिच लेगेसी, दूसरे लोगों को हमारी ही चीजों को यूज करके पैसा मिल सकता है एंड हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो हमें भी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, हमें भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं भी अगर इस तरीके की बेटा बायोपायरेसी करने की कोशिश की जा रही है तो हम ऐसे कंट्री पे, ऐसे रीजन पे, ऐसे लोगों पर प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये बिल्कुल अंग्रेजी की कुछ बेटा कहानी थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी इसमें से आप इंडिया में कितनी राइस की वैरायटी एग्जिस्टिंग है, बासमती की कितनी बेटा वैरायटी एग्जिस्टिंग है, बस वो 1-2 डेटा आप याद रखो। बाकी तो इसमें थोड़ी कहानी बेस्ड ही था कि क्या क्या है ना। बट आई एम श्योर बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक पैराग्राफ बेटा और बायोपायरेसी की डेफिनेशन क्या दी हुई है एनसीईआरटी में, एक बारी बेटा ये भी रीड कर लेते हैं। बहुत ही जनरल जो डेफिनेशन बेटा हमने बोली वही बायोपायरेसी की डेफिनेशन भी दी हुई है। Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the country and the people concerned without compensatory payment। बोला बायोपायरेसी का मतलब होता है बायो रिसोर्सेस, किसी भी जगह के बायो रिसोर्सेस को बिना परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन के, बिना उनको कॉम्पनसेशन पेमेंट, अगर आपको किसी के पेटेंट को बेटा यूज करना है तो यू हैव टू पे द वैल्यू, बिना किसी भी ऐसी चीज के। अगर कहीं की भी किसी भी कंट्री की किसी भी जगह की कंपनीज अगर इस तरीके से रिसोर्सेस को यूज करती है उसको बेटा बोला जाता है बायोपायरेसी। दैट्स ऑल, ठीक है। फटाफट से बेटा पीवाईक्यूज में मूव करते हैं और एक बारी देखते हैं कि आप कैसा स्कोर करते हैं, ठीक है। पहले पीवाईक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज में आप अपने आप को मार्क्स देंगे, ठीक है। और आप मार्क्स बेटा अपने जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों ने कैसा स्कोर किया, ठीक है। फटाफट से पीवाईक्यूज करते हैं और फिर बेटा कुछ असर्शन, रीजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। मैं बेटा क्वेश्चन लेने के बाद क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, मैं पॉज कर दूंगी, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप पॉज करके पहले बेटा खुद आंसर देने की कोशिश करना, फिर मैच करना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, दिस इज बेटा नीट 2023, नीट 2023 का ये सवाल है। आप क्वेश्चंस का लेवल देख लेना कि क्वेश्चंस डायरेक्ट कितने ज्यादा पूछे गए हैं।
एक आधा क्वेश्चन बस ऐसा है बेटा जहां आप थोड़ी मिस्टेक करने के मेरे को लग रहा है चांसेस है, बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल में इजीली। Which of the following techniques does not serve the process of early diagnosis of a disease for its early treatment? इनमें से कौन सी बेटा टेक्निक्स है जो अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाती, अर्ली ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल करवा पाती? पीसीआर तो करवा रही है, एलाइजा भी करवा रही है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी करा रही है, सीरम एंड बेटा यूरिन एनालिसिस जो होती है ये कन्वेंशनल टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, इससे अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। दिस इज योर आंसर। एकदम सहज, एकदम सीधा सवाल, नो बकवास, ठीक है, बहुत ही इजी बेटा। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा ईयर 2022 में एप्लीकेशन वाले चैप्टर के 2 सवाल आए हुए हैं, आप बेटा रीड करो। मुझे पता है इस वाले क्वेश्चन में आप लोग बेटा गलती करोगे, आप एक बार ट्राई करो फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स नीचे दी हुई है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? जितने भी लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाला चैप्टर मेरे साथ पढ़ा था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, शायद ऐसा स्टेटमेंट था, आपको याद आ रहा हो। तो एक स्टेटमेंट डीएनए लाइगेजेस के बारे में दिया हुआ था कि डीएनए लाइगेजेस जो होते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू होते हैं, वो डीएनए को जोड़ने के काम में आते हैं, एंड्स को जोड़ने के काम में आते हैं। वो स्टेटमेंट डीएनए लाइगेजेस के बारे में करेक्ट था, बट क्वेश्चन पूछ रहा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बोला है ह्यूमन इंसुलिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपसे पूछा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में करेक्ट है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में प्रो इंसुलिन की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वहां पे आप प्रो इंसुलिन बनाते ही नहीं है, वहां आप ए चेन अलग से बनाते हैं, बी चेन अलग से बनाते हैं और उनको फाइनली जोड़ते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है कि प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, बट ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में करेक्ट नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में आप प्रो हार्मोन बनाते ही नहीं हैं। ए तो बेटा कहीं से भी आएगा ही नहीं, ठीक है। A peptide and B peptide of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. बिल्कुल सही स्टेटमेंट मैम, अलग से बनाया जाता है E. coli के अंदर, A को अलग से, B को अलग से, उनको अलग से निकाला जाता है, उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के केस में हम बात ही नहीं करते। ये ह्यूमन इंसुलिन मतलब ये नॉर्मल इंसुलिन जब बेटा पहले के टाइम पे यूज किया जाता था ट्रीट करने के लिए डायबिटीज को, तब किया जाता था, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सी आपका आएगा ही नहीं, सी आपका आएगा ही नहीं। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ बी ओनली आंसर आना चाहिए, बट आप बाकी स्टेटमेंट को भी रीड करो। Pro hormone insulin needs to be processed for converting it into a mature and functional hormone. ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, बट ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के लिए स्टेटमेंट नहीं बनी है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के केस में ये फॉल्स हो जाएगा। सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ये बेटा पिग्स और बेटा कैटल से जो इंसुलिन निकालते थे उनके लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू बेटा द क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी योर फाइनल आंसर। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती की होगी। आप क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़िएगा। पहले बोला है ह्यूमन इंसुलिन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर बोला है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए करेक्ट है। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग रीड करके आंसर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन सरल आता है, कई बार बेटा तुम्हें ना बहुत ध्यान से रीड करने की जरूरत है। 2022 का ही बेटा अगला सवाल है, रीड करो खुद से और आंसर दो। इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी जो होती है, पेशेंट्स रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज। आप पीरियोडिकली लिम्फोसाइट्स को क्यों देना पड़ता है? बिकॉज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल्स। बिल्कुल वो इमॉर्टल थोड़ी है, अमर थोड़ी है मैम, इसीलिए बार बार करना पड़ता है, इसलिए बार बार करना पड़ता है। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। नहीं, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडी इज इंट्रोड्यूस्ड एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, फिर तो परमानेंट हो जाता। रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीस लिम्फोसाइट्स। नहीं बेटा, रीजन ये है कि आपको पीरियोडिकली करना पड़ता है, बिकॉज जेनेटिकली इंजीनियर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इमॉर्टल नहीं होते। इमॉर्टल होते तो आपको एक बार कर दिया परमानेंट छुट्टी हो जाती, बट ऐसा नहीं होता। +4 दे देते हैं। अगला क्वेश्चन 2021,
अगला क्वेश्चन 2021 का बेटा, विद रिगार्ड टू इंसुलिन, अब जनरल इंसुलिन के बारे में पूछा हुआ है, अब जनरल इंसुलिन के बारे में पूछा हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ट्रू है, नॉट प्रेजेंट। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, बिल्कुल बेटा गलत भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनता है उसमें सी पेप्टाइड कतई नहीं होता। प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही मैम, प्रो इंसुलिन इमेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। ए और बी चेन जो होती है वो मैम डाइसल्फाइड से कनेक्टेड होती है। ए से ए, सी एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी मतलब 3 इज योर फाइनल आंसर। हमें मिल गए 4 नंबर। बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, मुझे लग रहा है 2023 जैसा सेम क्वेश्चन। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन? एलाइजा। हमने बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक में पीसीआर के बारे में पढ़ा, ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ा और एलाइजा पढ़ा। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक जो अर्ली डिटेक्शन को बेटा पॉसिबल कर पाती है। हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग पढ़ना ही नहीं है ही नहीं बेटा हमारी एनसीईआरटी में। हमने एलाइजा पढ़ा है, एलाइजा इज योर आंसर, +4। अगला सवाल बेटा 2020, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जस्ट अ सेकंड। ये हम बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में किया था। मैंने कहा था बेटा ये ना अगले चैप्टर से भी रिलेटेड है। तो आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस, सी का हो गया 2, सी का हो गया 2, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है बेटा। बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, ए का 4। पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन एंड एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, स्किड बेटा इसको आप करते हो जीन थेरेपी, ठीक है। डन 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 डन, +4 दे दे, +4 दे दे, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, ए का 4, बी का बेटा 1, सी का हो गया 2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 2020 का ही है बेटा ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक हमने वो किया था या ये किया था, इनमें से कोई एक चीज हमने की थी। ये भी किया था, वो भी किया था, या ये वाले क्वेश्चन पता नहीं, याद नहीं आ रहा बेटा। शायद ये वाला हमने किया था, वो वाला हमने नहीं किया था। ये वाला शायद हमने किया था पिछले चैप्टर में। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग गलत करेंगे, आई एम वेरी श्योर। आप मुझे ईमानदारी से बताना कि पहली बार पढ़ते ही ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने गलत किया। मुझे पता है गलत करेंगे, मुझे पता है गलत करेंगे, मुझे बताना। BT cotton variety that was developed by introduction of toxic gene from Bacillus thuringiensis is resistant to, बच्चों ने मार्क कर दिया होगा, insect predators। insect predators बोला। BT टॉक्सिन जो वेराइटी आपने कॉटन की डेवलप की थी, that was developed by introduction of toxic gene, आपने उसे डेवलप किया था जब आपने एक टॉक्सिक जीन Bacillus thuringiensis की इंट्रोड्यूस की थी प्लांट्स के अंदर। वो किसके लिए रेजिस्टेंट थी? क्या वो इंसेक्ट प्रीडेटर्स के लिए रेजिस्टेंट थी या इंसेक्ट पेस्ट के लिए बेटा रेजिस्टेंट थी? प्लांट निमाटोड के लिए तो थी नहीं, वो तो आरएनए साइलेंसिंग करते हो। इंसेक्ट पेस्ट ना कि प्रीडेटर। याद आ रहा है? कॉटन बॉल वर्म्स, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा, डी का हो गया 2, डी का 2। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बेटा ये क्लोनिंग वेक्टर है, सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस बेटा क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, पीसीआर में यूज होता है, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3। और बेटा बैसिलस thuringiensis क्राई प्रोटीन्स, ए का हो गया 4, +4, ठीक है। लास्ट पीवाईक्यू, फिर बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आप सोचो इंसुलिन से रिलेटेड बेटा 2019 से लेके 2023 तक 3 बार सवाल आया है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से रिलेटेड बेटा 2019 से लेके 2023 तक 3 क्वेश्चंस आए हैं। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टॉपिक? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, बिल्कुल करेक्ट बात है। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, बिल्कुल करेक्ट बात है। प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड एज सी पेप्टाइड, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन 4, हमें मिलते हैं +4। और आपने बेटा क्वेश्चंस का लेवल देख लिया। धीरे धीरे बेटा अब तो हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। अब तो आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, आप क्या पढ़ रहे हो, कितने अच्छी तरीके से आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। और क्वेश्चंस बिल्कुल बेटा प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। फटाफट से बेटा
कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, जल्दी जल्दी मेरे साथ में करो बेटा। पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट कहता है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज अगर। बिल्कुल सही, कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स अगर होता है बेटा। अगर इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। अगर जो है नेचुरल पॉलीमर है जो कि बेटा सीवीड से एक्सट्रैक्ट होता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बेटा। ऑप्शन 1 विल बी योर फाइनल आंसर। +4, अब इसमें +4 क्या ही दोगे, असर्शन रीजन है, ठीक है। पहला हो जाएगा आंसर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। आप टाइम लो, आप पॉज करो, खुद आंसर दो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन एज इट इज हाइड्रोफोबिक। बेटा डीएनए पास नहीं कर सकता क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करता है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन लिपिड की लेयर से वो क्रॉस नहीं कर सकता। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रीटमेंट विद कैल्शियम आयंस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद व्हिच द डीएनए एंटर्स इनटू द बैक्टीरियम। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप डाईवैलेंट कैटायन से बेटा सेल्स को ट्रीट करते हो तो डीएनए जाके उन डाईवैलेंट कैटायन से बाइंड कर जाता है, जिससे आप उस एफिशिएंसी को, जिससे वो सेल के अंदर बैक्टीरिया के अंदर एंटर करे बेटा थ्रू द पोर्स, उस एफिशिएंसी को आप बढ़ाते हो। ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बेटा। ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, या फिर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, बी करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू लिंक, असर्शन कहता है इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब आपको फॉरेन डीएनए को लिंक करना है तो आपको बहुत ही कम रिकॉग्निशन साइट चाहिए, प्रेफरेबली एक हो तो बढ़िया होगा फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बिल्कुल सही बात है मैम। रीजन बेटा बिल्कुल करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है, आप देखो। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। क्योंकि अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होती है मैम, उससे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे और मैम इससे प्रोसेस जो होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यही तो मैम रीजन है, यही तो मैम रीजन है कि वेक्टर नीड्स टू हैव प्रेफरेबली सिंगल या बहुत कॉमन रिकॉग्निशन साइट। तो रीजन जो दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेट जो हो जाता है प्रोसेस, वही तो मैम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि प्रेफरेबली कम रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। Assertion, reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Clear है बेटा? Foreign DNA can be inserted into host cell by heat shock treatment, micro injection, biolistics. Yes बेटा, ट्रू है। फॉरेन डीएनए को आप बेटा होस्ट के अंदर हीट शॉक ट्रीटमेंट, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक से डाल सकते हो, ट्रू स्टेटमेंट है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज्ड इन ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एक्सगैल। हाँ बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो सबस्ट्रेट था वो एक्सगैल था। एक्सगैल को आप कन्वर्ट करते हैं जब प्रोडक्ट में, तभी तो कलर प्रोड्यूस होता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दोनों बेटा इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। 1 का बेटा 2 से कोई लेना देना नहीं है, 1 का 2 से कोई लेना देना नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि बेटा हो जाएगा ऑप्शन 2। बोथ असर्शन ट्रू एंड रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल। वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस at the time when the symptoms of the disease is not yet visible can be detected by PCR। बिल्कुल सही बोला। बहुत कम कंसंट्रेशन अगर बैक्टीरिया या वायरसेस की है, जब सिम्टम्स भी बेटा विजिबल नहीं है डिजीज के, तो मैम उसको हम पीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है रीजन में, बिकॉज पीसीआर कॉजेज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल बेटा करेक्ट है। पीसीआर क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स को बेटा एम्प्लीफाई कर सकता है, यही तो रीजन है कि बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर आपके बॉडी के अंदर पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज पीसीआर एम्प्लीफाई करता है। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है एंड असर्शन रीजन दोनों ट्रू है एंड रीजन इज बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला स्टेटमेंट देखो बेटा। स्टेटमेंट ए कहता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए obtained after restriction enzyme digestion। बिल्कुल सही बेटा। आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बेटा क्या करते हो, फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हो। कौन से फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हो बेटा? जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के बाद जो फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन हुए हैं उसको सेपरेट करते हो, राइट। बिल्कुल सही बात है मैम, ताकि आपको अपना डिजायर्ड जीन मिल सके। कटिंग करने के बाद बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो गए है ना। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड इट मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। बेटा वो एनोड की तरफ मूव करता है। एनोड इज
पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। ये फॉल्स हो गया। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज योर आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहता है प्रोटीन्स एनकोडेड बाय जीन्स cry1AC and cry2AB control corn borer and that of cry1AB controls cotton ball worms। ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ही गलत है। cry1AB controls corn borers और बाकी जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है 1AC एंड 2AB ये कॉटन बॉल वर्म्स को करता है, ये तो बेटा फॉल्स हो गया। BT toxic proteins exist as inactive protoxins, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into active form of toxin due to the alkaline pH of the gut। ये बात बिल्कुल सही है मैम। BT टॉक्सिन जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब इंसेक्ट उसको इंजेस्ट करता है तो इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अल्कलाइन पीएच उसको चाहिए होता है एक्टिवेशन के लिए। तो 1 स्टेटमेंट इज बेटा फॉल्स, बट बेटा 2 स्टेटमेंट जो है दैट इज ट्रू। ऑप्शन 4 इज योर आंसर। +4 तो हम क्या ही देंगे बेटा, दे देते हैं। चलो अच्छा, इसमें बस ट्रू और फॉल्स बता देना बेटा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ऊपर वाले ऑप्शंस को कंसीडर करके इसका आंसर दो। देयर आर 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस ग्रोन इन इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मैम। एंड इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइस ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये भी बात बिल्कुल सही है। 1997 में इन्होंने बासमती राइस पे पेटेंट ले लिया था। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बेटा, 1 और 2 स्टेटमेंट्स। पेटेंट ले लिया था, फिर बेटा उन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस के साथ उसे क्रॉस किया, अपनी वेराइटी बोलने लगे कि ये हमारी वेराइटी है, जबकि वो सच नहीं था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट से। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। बिल्कुल सही है मैम। आप कौन से मैम बीटी जीन को यूज, क्राई जीन को यूज कर रहे हो, कौन से क्राई जीन को यूज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से क्रॉप को टारगेट किया और कौन से पेस्ट को टारगेट किया। बिकॉज ज्यादातर जो बीटी टॉक्सिन्स होती है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती है। ट्रू है। बीटी टॉक्सिन इज एनकोडेड बाई द जीन्स कॉल्ड एज क्राई। क्राई जीन से बेटा वो टॉक्सिन्स कोड होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन 3 इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए बेटा इसी बात के साथ में आपका बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन भी खत्म हुआ। एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे बेटा अगली क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, बढ़िया तरीके से बेटा फुली मोटिवेटेड रहो, घबराओ मत, बस तैयारी करते हुए जाओ और ईमानदारी से बेटा लास्ट जो ये बेटा पड़ाव है इसको बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा बिना काम चोरी के करते रहो। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी बात के साथ में रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, मेहनत करते रहो बेटा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बाहर के। ये गाना कभी पुराना नहीं हो सकता, ये गाना हमेशा मोटिवेटिंग लगता है बेटा। तो बस इसी के साथ में हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।